जब लोग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या करते हैं कि वो किसी फॉरेन बॉडी बिल्डर का वर्कआउट और डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन हमारी बॉडी भी उसके जैसी हो जाएगी और हमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा जो उस बंदे को मिल रहा है। बट वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे जेनेटिक्स में और फॉरेनर्स के जेनेटिक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों, मैं रिसेंटली नीदरलैंड में था और नीदरलैंड में जो एवरेज हाइट है ना, वो भाई 6 फुट है। और हालांकि मेरी हाइट 6'1" है, वहाँ पर जाकर भाई मुझे छोटा फील हो रहा था क्योंकि हर दूसरा बंदा मेरे से लंबा था। और लंबे होने के साथ वो हट्टे कट्टे भी थे और काफ़ी तो भाई ऐसे भी थे जो कभी जिम ही नहीं गए। तो मतलब जो उनकी नेचुरल बिल्ड थी वो टॉल भी थी, उसके साथ मस्कुलर भी थी, जो कि इंडिया में देखने को कम मिलता है। इंडिया में हालांकि लोगों की हाइट छोटी होती है, बट जो लंबे भी लोग होते हैं ना, वो इतने मस्कुलर नहीं होते, इतने हट्टे कट्टे नहीं होते। तो भाई अगर जेनेटिक्स सेम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करके आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। और इनफैक्ट ये मिस्टेक मैं खुद कर चुका हूँ। जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तब मेरी बॉडी ऐसी दिखती थी और मैंने भी तब यही मिस्टेक करी थी। मैंने जो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स हो गए उनका डाइट प्लान वर्कआउट प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और उससे ऑब्वियसली मुझे कुछ रिजल्ट तो मिला था नहीं। और इनफैक्ट कभी कभी और वीकनेस फील होती थी। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था उससे मैं और वीक हो गया था, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था कि आप मेहनत कर रहे हो जिम में बट आप और वीक हो रहे हो। और ये चीज़ मैंने 8 से 10 महीने फॉलो करी थी और फाइनली जब कोई रिजल्ट नहीं दिखा, फ्रस्ट्रेट होकर मैंने खुद अपनी तरफ से रिसर्च करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, कैसी मसल ग्रोथ होती है। और उस साइंस को मैंने अपनी बॉडी पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो हमारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं, साइंस उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कहती है। और इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंडियन जेनेटिक्स के साथ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो विदाउट मच फर्दर डू बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है लो वॉल्यूम ट्रेनिंग विद हाई इंटेंसिटी। वॉल्यूम से मेरा मतलब है कितने आप सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं या कितने इफेक्टिव रैप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं एक वर्कआउट में एक मसल ग्रुप की। इफेक्टिव रैप्स के ऊपर मैं 2 मिनट में आऊंगा, बट अगर हम सेट्स की बात करें, मोस्ट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एक वर्कआउट में, पहली बात वो एक दिन में एक वर्कआउट एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं और हर बॉडी पार्ट के वो 20, 25, 30 सेट करते हैं। और वो चीज़ उनके ऊपर काम इसलिए करती है क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, या सेकेंड रीजन उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टेरॉइड्स और अच्छे जेनेटिक्स आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा देती है और हमारी मसल्स ग्रो तभी होती है जब वो फुली रिकवर होती है। मोस्ट लोगों को लगता है कि हमारी मसल्स जिम में ग्रो होती है, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो मसल्स ग्रो हो रही है, ऐसा नहीं होता भाई। जिम में होता है भाई मसल ब्रेक डाउन, ग्रोथ होती है जिम के बाहर, जब आप न्यूट्रिशन देते हैं अपनी मसल्स को, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, रिकवरी लेते हैं। तो भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मसल ग्रोथ का वो होता है रिकवरी। और जितना ज्यादा आप वर्कआउट करते हैं उतनी बुरी आपकी रिकवरी इफेक्ट होती है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई अगर आप 20-25 सेट कर रहे हैं एक मसल ग्रुप के एक वर्कआउट में, और अगर आप नेचुरल हैं, एवरेज जेनेटिक्स है, आपकी इंडियन जेनेटिक्स है, तो उस वर्कआउट से भाई आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। रिकवर कर लेंगे बट 3-4 दिन आपको लग जाएंगे। और इसमें कैविएट ये है भाई, जो मसल ग्रोथ होती है ना वो होती है 48 घंटे तक, मतलब 2 दिन तक वर्कआउट के बाद। बट अगर आप रिकवरी नहीं कर पाए 4 दिन, तो इसका मतलब है आपकी मसल ग्रोथ हुई उस वर्कआउट से 0, क्योंकि मसल ग्रोथ स्टार्ट होती है रिकवरी के बाद। तो ये सबसे जरूरी है दोस्तों कि आप जिम में उतना ही वर्कआउट करें एक मसल ग्रुप का जितने से आप अगले 48 घंटे में रिकवर कर पाए। पर्सनली दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक वर्कआउट में एक मसल ग्रुप के 3 से 4 सेट टू फेलियर या 15 से 20 इफेक्टिव रेप्स परफॉर्म करें। अब पहले इफेक्टिव रेप्स के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। इफेक्टिव रेप्स का बेसिकली मतलब होता है कि जो आखिरी के 5 रेप्स होते हैं ना फेलियर के, वो होते हैं इफेक्टिव रेप्स। अब मान लो तुमने भाई एक डंबल उठाया 20 किलो का, 20 किलो के डंबल से आप 20 रैप मार सकते हैं। मोस्ट लोग क्या है, जब वो 14-15 रैप मार लेते हैं ना, उनकी मसल्स में एक बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, या मैं कहूँ थोड़ी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भाई डंबल रख देते हैं। बट सच्चाई तो ये है दोस्तों कि वहां से आपका वर्कआउट, वहां से आपके इफेक्टिव रैप स्टार्ट हो रहे हैं। वो भाई पहला रैप है आपका, जब आपको दर्द हो रहा है वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करो 5 तक की, क्योंकि भाई आखिरी के जो 5 रैप होते हैं ना एक सेट की, उनमें हालांकि सबसे ज्यादा आपको दर्द होता है, बट इनफैक्ट उन्हीं से आपकी मसल्स ग्रो होती है और वही होते हैं मेन 5 इफेक्टिव रेप्स। और इफेक्टिव रेप्स का दोस्तों जो मॉडल है ये मैंने नहीं बनाया, इसके ऊपर पूरी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, जो लिंक है
वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मेन जो पॉइंट है भाई वो यही है कि आपको 3 से 4 सेट टू फेलियर परफॉर्म करने हैं, जो कि रिजल्ट करेंगे 15 से 20 इफेक्टिव रेप्स में, जो कि सफिशिएंट है आपकी मसल्स को ग्रोथ का स्टिमुलस देने के लिए, और इतने ज्यादा भी नहीं है कि आपकी मसल्स अगले 48 घंटे में उनसे रिकवर ना कर पाए। और ये जो 3 से 4 सेट का रूल है ये हर मसल ग्रुप के लिए लागू होता है एक्सेप्ट बैक, क्योंकि बैक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, इनफैक्ट सबसे बड़ा मसल ग्रुप है हमारी बॉडी का। तो इसलिए बैक के लिए मैं कहूँगा कि आप 3 से 4 की जगह 5 से 6 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसके अलावा चाहे मैं बात करूँ चेस्ट की, क्वाड्स की, ग्लूट्स की, हर मसल ग्रुप के आपको एक वर्कआउट में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। वर्कआउट वॉल्यूम के बाद दोस्तों बात करते हैं वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी की। अगर आप अपने मसल बिल्डिंग गोल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, फास्टेस्ट वे में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आइडियली आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी मसल बिल्डिंग प्रोग्राम को फॉलो करना है। और फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि कितनी बार आप एक मसल ग्रुप को एक हफ्ते में ट्रेन करते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिसर्च कहती है कि मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो होती है सिर्फ 48 आवर्स तक, मतलब सिर्फ 2 दिन तक वर्कआउट के बाद। तो इसलिए आइडियली हमें हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 से 3 बारी ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो हफ्ते में 4 से 6 दिन कंटिन्यूसली ग्रो हो। जबकि मोस्ट बॉडी बिल्डर्स और मोस्ट स्टेरॉइड यूजर्स प्रमोट कर रहे होते हैं बॉडी पार्ट स्प्लिट, जिसमें वो एक मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं, जो कि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए आइडियल नहीं है। और आजकल मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ कि कुछ बॉडी बिल्डर्स या कुछ फेक नेटिस प्रमोट कर रहे हैं पुश पुल लेग स्प्लिट, जिसमें आप पुश डे वाले दिन शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं, पुल डे वाले दिन बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, और लेग्स डे वाले दिन अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं। और ये स्प्लिट फॉलो करने के लिए आपको हफ्ते में 6 दिन जिम जाना पड़ता है, जो कि अगेन स्टेरॉइड यूजर्स को सूट करता है। वो 6 दिन हर दिन 2 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं। बट नेचुरल लिफ्टर्स के लिए ये चीज ओवर ट्रेनिंग है, ओवर किल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप जिम में जाते हैं आप सिर्फ अपनी मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे, आप अपनी मसल्स के साथ अपनी जॉइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं। बट अगर आप 6 दिन जिम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप नेचुरली मसल बिल्डिंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करें, जिसमें आप एक दिन पूरी अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करें, एक दिन लोअर बॉडी को ट्रेन करें और तीसरे दिन रेस्ट लें। और इस 3 दिन की साइकिल को आप कंटिन्यूसली रिपीट करें, जिससे क्या होगा कि आपकी मसल्स को, आपके जॉइंट्स को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिकवर होने का, रेस्ट करने का चांस प्रॉपर मिलेगा, प्लस आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए 4 से 6 दिन का पीरियड भी मिलेगा। सो बेसिकली यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक तरफ आपको प्रॉपर ग्रोथ मिल रही है, दूसरी तरफ आपको प्रॉपर रिकवरी मिल रही है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिगार्डिंग रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स। कितना आपको रेस्ट करना है सेट्स के बीच में। हमने सेट्स की तो बात कर ली कि आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं एक वर्कआउट में एक मसल ग्रुप के, और रेप्स के बारे में मोस्ट लोगों को पता होता है। 6 से 12 दोस्तों ऑप्टिमल परफेक्ट मसल बिल्डिंग रेप रेंज मानी जाती है। बट अब सवाल उठता है कि कितना हमें रेस्ट करना चाहिए उन सेट्स के बीच में। हमने रेस्ट की थ्रू आउट द वीक तो बात कर ली कि हमें 2 से 3 दिन प्रॉपर रेस्ट के चाहिए, बट जो आप अपने वर्कआउट के बीच में, सेट्स के बीच में रेस्ट पीरियड ले रहे हैं वो भी भाई उतना इंपॉर्टेंट है। और हालांकि मोस्ट बॉडी बिल्डर्स, मोस्ट स्टेरॉइड यूजर्स रिकमेंड करते हैं कि आप 30 से 60 सेकंड का रेस्ट लें हर सेट के बीच में। वो कहते हैं जितना कम आप रेस्ट लेंगे उतनी ज्यादा आपकी मसल ग्रो होगी। बट साइंस, रिसर्च एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कहती है। काफी स्टडीज में दोस्तों ये बात प्रूव हो चुकी है कि जब आप 3 मिनट रेस्ट करते हैं सेट्स के बीच में, उससे आपकी मसल ग्रोथ ज्यादा होती है, सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स रेस्ट। और इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 मिनट हर सेट के बीच में रेस्ट करें। 3 मिनट आपकी मेन कंपाउंड एक्सरसाइजेस के लिए, पुलअप्स, डिप्स, लेग प्रेस जैसी, और 2 मिनट आपकी सिंगल जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए, बाइसेप्स कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन जैसी। और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है चूज मशीन्स ओवर फ्री वेट्स। और ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल होएगा दोस्तों, और कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा, बट अगर अगले 2 मिनट आप मेरा आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, तब आपको समझ आएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। और पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों कि मैंने जो अपनी बॉडी बनाई है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, वो मोस्टली फ्री वेट्स को यूज करके करी है, बारबेल्स को, डंबल्स को। और इनफैक्ट आज की तारीख में भी जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करता हूँ उनमें फ्री वेट एक्सरसाइजेस लाइक वेटेड पुलअप्स, वेटेड डिप्स मेरी रूटीन का पार्ट होती है। बट ओवर द ईयर्स अपनी ट्रेनिंग को इवेल्युएट करके, डिफरेंट कोचेस के ओपिनियन को, अपने खुद के क्लाइंट के ओपिनियंस को कंसिडर करके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं दोस्तों कि जो फ्री वेट्स है वो अननेसेसरी है और इनफैक्ट इंफीरियर है एज कंपेयर टू मशीन्स
फॉर मसल ग्रोथ। और उसका मेन रीजन ये है भाई कि जो फ्री वेट एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें एक टेक्निक का कंपोनेंट होता है। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पहले आपको उनकी टेक्निक सीखनी पड़ती है अगर आप उन्हें सही तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। प्लस एक स्टेबिलिटी का कंपोनेंट भी होता है। आपको अपनी बॉडी को या बार को खुद स्टेबल करना पड़ता है क्योंकि कोई फिक्स्ड बार पाथ नहीं है, और इसकी वजह से काफी आपकी एनर्जी इन दोनों एस्पेक्ट्स में, टेक्निकलिटी में और स्टेबिलिटी में वेस्ट हो जाती है। आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्टेबल है, प्लस जो आप बार पाथ फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आपकी टेक्निक बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए रेप्स के बीच में। और इस चीज को मेक श्योर करने के लिए काफी आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी भी प्लस मेंटल एनर्जी भी, दोनों टेक्निकलिटी और स्टेबिलिटी की वजह से वेस्ट हो जाती है। और इसके अलावा जब आप फ्री वेट एक्सरसाइजेस में फेलियर की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि बार पाथ फिक्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको एग्जांपल देता हूं बेंच प्रेस का। मान लीजिए आप बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका नॉर्मल बार पाथ है बेंच प्रेस का, बट जैसे जैसे आप फेलियर की तरफ जाते हैं ये बार पाथ ऐसे होने की जगह ऐसे हो जाता है, कई बारी या हो सकता है ऐसे भी हो जाए, which can lead to injury, very serious injury। बट अगर आप यही बेंच प्रेस की जगह कोई चेस्ट प्रेस की मशीन यूज कर रहे होते, क्योंकि मशीन में भाई बार पाथ फिक्स्ड होता है, तो आपका कभी भी बार पाथ ऐसे चेंज नहीं होता, वो हमेशा ऐसे रहता। जब आप फेलियर तक पहुंचे, जब आपकी बॉडी में थकान आती, तब बस ऐसे होता कि आप पूरा रैप नहीं कंप्लीट कर पाते। कभी भी आपका बार पाथ ऐसे ना होता, ना ही ऐसे होता। तो बेसिकली जब आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे होते हैं, मशीन्स आर मच सेफर फॉर दैट पर्पस। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेजॉरिटी मशीन्स का यूज करें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगर वो अवेलेबल है आपके जिम में। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको फ्री वेट यूज करने पड़ेंगे। और अगले पॉइंट की बात करने से पहले दोस्तों एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं। काफी लोगों को लगता है कि जो फ्री वेट्स होते हैं वो ज्यादा फंक्शनल होते हैं एज कम्पेयर टू मशीन्स। पहली बात दोस्तों, जो बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट है वो कहीं से भी फंक्शनल नहीं है। आप जिम में सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल्स का साइज बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, उन मसल्स का कोई फंक्शनल यूज नहीं है। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है डाइट के रिगार्डिंग। और डाइट के रिगार्डिंग सबको पता होता है कि हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हो, हेल्दी फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी सबको पता होती है, जो कि हमारी होती है 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बट मोस्ट लोग जो गलती करते हैं वो यही है कि वो सिर्फ प्रोटीन के बारे में सोचते हैं, वो टोटल कैलोरीज के बारे में नहीं सोचते। देखिए प्रोटीन से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी टोटल कैलोरीज, और कितना आपका कैलोरी सरप्लस है, कितना आपका कैलोरी डेफिसिट है, और कितनी कैलोरीज आप अपनी डाइट से ले रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने से पहले आप कैलकुलेट करें पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, कितनी कैलोरीज पर आप अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं, और फिर अपनी डाइट के थ्रू आप ऐड करें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में 100 से 200 कैलोरीज। 100 से 200 कैलोरीज सफिशिएंट होती है मसल गेन करने के लिए विदाउट गेनिंग एनी फैट। मोस्ट लोग क्या करते हैं भाई, वो 500, 1000, 1500 कैलोरीज का सरप्लस ऐड कर देते हैं, जिससे वो मसल गेन तो करते ही हैं बट बहुत ज्यादा फैट गेन कर लेते हैं, और उस फैट को काटने के लिए वो कटिंग फेज करते हैं जिसमें वापस मसल लॉस हो जाता है। तो इससे बेटर अप्रोच तो भाई यही है कि आप सरप्लस अपना थोड़ा कम रखें और फैट गेन को अवॉइड करें। और ये बात दोस्तों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एज नेचुरल्स हमारा जो मसल बिल्डिंग पोटेंशियल होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड यूजर्स, और 100 से 200 कैलोरीज का सरप्लस मोर देन सफिशिएंट होता है हमारे मसल बिल्डिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये थी दोस्तों 5 बेस्ट टिप्स टू ट्रांसफॉर्म योर फिजिक नेचुरली विद इंडियन जेनेटिक्स। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल दैट। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।